Ravi Chaurasia, a Delhi-born young artist, studied art at Banaras Hindu University and Jamia Millia Islamia, New Delhi. His artistic practice is diverse, encompassing installations, painting, sculpture, sound, and video art. His creative journey includes participation in several residencies and exhibitions, such as the Group Annual Art Exhibition at BHU, the Dharti Arts Residency, the Avalon Global Studio Art Residency, and many other. His artistic exploration delves into the complexities of geographical forms, environmental crises, and the delicate balance of natural resources, both animal and human, in the urban landscape. हेलो, मेरा नाम रवि कुमार चौरसिया है और मैं रहने वाला गाज़ीपुर से हूँ। और मेरा जो जर्नी शुरू हुआ बेसिकली स्कूल से ही शुरू हो गया। 7 जब क्लास में था तब से। और मेरे जो स्कूल टीचर थे राजकुमार सिंह, उनके ज़रिए उनके दिखाए हुए जो चीज़ें थी, वो जो आर्ट के लिए जैसे बात करते थे, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। तो उनको देख के उनके साथ रह के मैं ऐसे डिसाइड किया कि मैं आर्ट के फील्ड में जाऊंगा। और मैं अपना जो 12 पास था अपने स्कूल से पास करके फिर मैं बनारस यूनिवर्सिटी BHU में एडमिशन लिया 2012 में। फिर वहाँ से मेरा जो आर्ट का जो प्रोफेशनल जो जर्नी था वहाँ से शुरू हुआ। मेरे लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, जो मुझे इंस्पायरिंग किया आर्ट फील्ड में आने के लिए, आर्ट वर्ल्ड में आने के लिए, वो तो मेरे राजकुमार सिंह थे। फिर जब मैं BHU में था तो मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ सीनियर थे जो मेरे क्लास में पढ़ते थे, और कुछ सीनियर थे जो मेरे क्लास के दौरान ही वो बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। तो उनसे मैं हमेशा कांटेक्ट में था, हमेशा काम दिखाता था। तो मैं जैसे कुछ चीज़ें वो लोग जब बताते थे ना, तो मैं उन पर बहुत गौर करके सारी चीज़ें पढ़ना, फिर उस पर रिसर्च करना। तो ये रिसर्च का जो प्रोसेस था मेरा, वो BHU से ही शुरू होता था। पर उनका जो बताया हुआ जो चीज़ें होती थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। और मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं क्या BHU से कभी निकल सकता हूँ, या फिर जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, और मैं हमेशा सोचता कि क्या मैं दिल्ली जाके पढ़ सकता हूँ, या फिर क्या वो मेरे फैमिली ये खर्च उठा पाएंगे। बट वो जो सीनियर थे वो हमेशा बताते थे कि बाहर जब जाओगे तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव फाउंडेशन भी होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए। तो मैं वो जब 3rd ईयर में था, तो जब बात हुआ, फिर मैं उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं BHU से बाहर निकलूँगा। और जस्ट मैं जब BHU का आखिरी एग्ज़ाम दिया हिस्ट्री का, तो उसी दिन मैं पूरा सामान पैक करके मैं पूरा दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे दिल्ली में किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, क्या होगा। मैं बस ये डिसाइडेड था कि मुझे बनारस में नहीं रहना है, मैं दिल्ली रहना है या फिर किसी और सिटी में रहना है, पर बनारस में नहीं रहना है। जब मैं दिल्ली आया, एंट्रेंस दिया जामिया का, कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बट फाइनली उस समय मुझे जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। पर मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो दिल्ली में रह के मैं सीख सकता हूँ, जो लोगों से मिल के मैं सीख सकता हूँ, और शायद कि दूसरे यूनिवर्सिटी में जैसे बड़ौदा या हैदराबाद रह के मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं जब दिल्ली में आया, तो दिल्ली में जितने सारे शोज़ होते थे, जितने सारे टॉक होते थे, मैं उनको हमेशा सुनता रहता था। वहाँ पे जो आर्टिस्ट होते थे उनसे मैं बात करता था। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना मैं डिसाइड किया कि मास्टर डिग्री में कि मैं आर्ट के फील्ड में ही काम करूँगा। इसके सिवा और कोई चीज़, ना कोई रिसर्च, ना कोई टीचिंग जॉब, कुछ भी ऐसा नहीं करना है मुझे। और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आर्ट फील्ड में आने के लिए एक टर्निंग पॉइंट लगी दिल्ली में आने के बाद।
स्टडी के दौरान जो जो चीज़ें या फिर जो अवार्ड्स और स्कॉलरशिप मुझे मिली हैं, वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है मेरे लिए। क्योंकि बीएचयू में थे तो घर से कुछ चीज़ें मिल जाती थी, ठीक है, पर दिल्ली में आने के बाद हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस समय हमें यंग फेलोशिप मिला जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू एक स्कॉलरशिप होता है, वो मुझे पहला मिला, जिसमें वो मुझे मंथली स्टाइपेंड देते थे, बट वो 6 मंथ में मिलता था, तो वो मेरे लिए इनफ नहीं होता था। फिर मुझे कला साक्षी मेमोरियल ट्रस्ट जो कविता मैम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो मुझे 2016 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं इंटरव्यू दिया, पर वहाँ पे पहली बार मुझे अवार्ड के लिए नहीं चुना गया, क्योंकि उसमें एक रूल होता है कि हाँ, पहली बार जब हम जाते हैं तो पहले वर्कशॉप के लिए सिलेक्शन होता है, फिर उसमें 5 आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है। तो मुझे पहली बार में वर्कशॉप के लिए सेलेक्ट किया गया। तो फिर जब मैम से बात हुआ तो बोली कि तुम्हारे पास और 1 साल है, तुम फिर से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं बोला कि ठीक है मैम, मैं मेहनत के साथ फिर से मैं अप्लाई करूँगा। तो मैं 2017 में फिर से मैं कला साक्षी मेमोरियल ट्रस्ट को फिर से अप्लाई किया। तो 2017 में मुझे कला साक्षी मेमोरियल ट्रस्ट अवार्ड मिला, और फिर उसके साथ साथ रवि जैन फेलोशिप जो ह्यूमन आर्ट गैलरी के थ्रू होता है, और 2017 में वो भी मुझे मिला, रवि जैन फेलोशिप। तो ये दोनों अवार्ड 2017 में काफ़ी इम्पोर्टेंस थे हमारे लिए। पर ये तो थी कुछ चीज़ें कि कॉलेज टाइम में कुछ स्कॉलरशिप मिले, बट जो मेरा मेन टर्निंग पॉइंट था कॉलेज से निकलने के बाद, वो धरती आर्ट रेजिडेंसी एक होता है दिल्ली में, सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफ़ी बड़े लेवल पे गोवा में एक सेरेंडिपिटी आर्ट फाउंडेशन फेस्टिवल करके वो लोग रखते हैं। तो उनके थ्रू धरती आर्ट रेजिडेंसी किया जाता है। तो ओवरऑल इंडिया में 400 एप्लीकेशन में से 4 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया गया। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था जामिया से, और उसमें 4 आर्टिस्ट को जो थे वो हैदराबाद, एक जर्मनी की आर्टिस्ट थी और एक बड़ौदा की आर्टिस्ट थी। तो ऐसे 4 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया गया। तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था बड़ा, जिसमें मैं जिस आर्टिस्ट को मैं मास्टर डिग्री में मैं पढ़ रहा था बुक्स में, जिन पे मैं रिसर्च कर रहा था, उस समय उस रेसिडेंसी में मैं उस आर्टिस्ट के सामने बैठ के मैं बात करता था, उनके बारे में मैं जानने का मौका मिला। और मैं उस रेसिडेंसी के थ्रू मैं किसी भी आर्टिस्ट का अगर ऐसे रिकमेंडेड करूं कि मुझे उन आर्टिस्ट से मिलना है, तो वो लोग प्रोवाइड करवाते थे कि आप इस आर्टिस्ट से जाके मिलो या फिर आर्टिस्ट से बात करो। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया आर्ट के फील्ड में। और उसी रेसिडेंसी के दौरान एक और रेसिडेंसी मुझे 3 मंथ का रेसिडेंसी मिला, एवलॉन ग्लोबल आर्ट रेसिडेंसी, जो डबलिन में होता है, इंटरनेशनल रेसिडेंसी। तो उसमें पूरा ओवरऑल इंडिया में, क्योंकि वो रेसिडेंसी जो था वो हर एक साल को अलग अलग कंट्री को चूज़ करते थे वो लोग। तो 2018 में इंडिया को वो लोग चूज़ किए थे, तो इंडिया में से उन लोगों को 2 आर्टिस्ट को बुलाना था डबलिन में। तो 2018 में 2 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया गया उस रेसिडेंसी के लिए, एक मुझे और एक मंटू दास करके एक आर्टिस्ट हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। तो उस रेसिडेंसी के बाद ये रेसिडेंसी मिलना मेरे लिए और भी बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल गया। और मैं 2019 में डबलिन गया, और डबलिन में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। वहाँ का हर एक चीज़, आर्ट, कल्चर, वहाँ के जो लोगों का जो एक व्यवहार था उसको मैं एक्सप्लोर किया। और हर एक चीज़ मेरे लिए नई थी, नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। फिर मैं जब डबलिन से रेसिडेंसी ख़त्म हुआ, फिर मैं इंडिया आया, तो उसी दौरान मुझे ललित कला का गढ़ी स्कॉलरशिप भी मुझे मिला 2019 में। तो ऐसे जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मेरे आर्ट के जर्नी में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, और वो जब मिला तो मैं अपने आप को और ग्रो किया, और आर्ट को समझने का एक मौका मिला। आर्ट का जो एक अलग दुनिया है उसको देखने का एक मौका मिला। मेरे लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा एक चीज़ था मेरे फादर का मुझे समझना। मैं कुछ चीज़ों को कभी भुला नहीं पाऊँगा। मुझे पता भी नहीं था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मुझे इतना सपोर्ट करेंगी। ऐसे मैं हमेशा फादर से ऐसे बात करता रहता था, बट वो कभी भी मेरे से खुल के बात नहीं किए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और
तुम ऐसे अच्छे से काम करते हो या कुछ भी। मैं उनको लेके बहुत सारी चीज़ों को शेयर करता था, बट कभी वो मुझे खुल के नहीं बताता था कि मुझे तुम्हें देख के बहुत प्राउड फील होता है, या फिर तुम जिस तरह से काम करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोग भी बहुत कुछ मानते हैं, बट एक मोमेंट था, मैं ऐसे ही पापा से बात कर रहा था तो उन्हें लगा कि वो फ़ोन रख दिया, और वो फ़ोन चालू था। मैं ऐसे ही फ़ोन लगाया था कान में, तो लोग पूछते थे कि अरे रवि क्या कर रहा है, तो वो ना बहुत प्राउडली कहते थे कि अरे रवि तो दिल्ली में है, अभी डबलिन जा रहा है, अभी उसने ये किया वो किया। मैं लगातार 1 घंटा उनका बात सुनता रहा। मैं फिर कुछ बोला नहीं, चुपचाप फ़ोन रख दिया। और उस दिन मैं पूरा रात ऐसे ही सोचता कि यार कभी ये बोलते नहीं है मुझे खुल के, और दूसरों के सामने ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मेरे लिए रिमार्केबल यही है कि मेरे फादर के जो आंखों में दिखता था वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता था। मेरे काम का जो प्रभावित जो चीज़ें हैं, मैं कहूँगा कि जब मैं बीएचयू में था तो मेरे कुछ बहुत कम ही दोस्त थे। उनका 2-3 दोस्त ऐसे थे जो मेरे जैसे ही काम करते थे, और उनका हैंडलिंग, उनका हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा था। वो सोचिए कि वो 100 हैं तो मैं 50 हूँ, मतलब पूरा आधा का डिस्टेंस होता था। तो मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सीखा। मतलब मैं कभी सोचा नहीं कि उनके जैसा बनना है। मैं हमेशा सोचता कि रवि कुमार चौरसिया ही रहें, कभी दूसरे पर्सन ना रहें। तो मैं अपने आप को ही काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करता था कि मैं उस चीज़ को सीख सकूं उनके ज़रिए। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन भी थे, एक ज़रिया भी थे मुझे आगे बढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जब मैं हॉस्टल से निकल के मैं जब घाट पे जाता था, तो कभी भी मैं घाटों को या फिर जो एक नेचुरल चीज़ें होती थी वो मुझे एहसास कराती थी कि ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बट जो वहाँ पे जो डॉग होते थे या फिर वहाँ के जो लोग होते थे, उनका जो रिलेशनशिप था एनिमल के साथ, वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायरिंग करते थे कि कैसे जो घर में जो डॉग होते हैं उनका एक रिलेशनशिप उनके साथ अलग होता है, वही जो घाट पे जो डॉग हैं या फिर जो गली में डॉग हैं उनके साथ जो अदर्स जो लोगों का अलग रिलेशनशिप देखने को मिलता था। तो ये सब चीज़ों को काफ़ी मैं अपने आर्ट वर्क में इन्फ्लुएंस मानता हूँ। फिर उसके साथ कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका आर्ट टेक्निक्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जैसे विवान सुंदरम हुए। उनका जो पेंटिंग के जो टेक्निक्स हैं, उनका जो एक एक्सपेरिमेंटल वे है, जो थॉट्स है, उसको मैं हमेशा पढ़ता था, स्टडी करता था। तो उस चीज़ को मैं हमेशा अपने सब्जेक्ट के साथ, अपना जो एक कॉन्सेप्ट था उसको मैं उससे रिलेट करके अपने आप आर्ट को बनाने की कोशिश करता था। और कुछ लोग हैं एज ए कंटेम्प्रेरी आर्ट में या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कह सकते हैं, जिनको मैं फुल्ली इंस्पायरिंग मैं मानता हूँ। वो आर्टिस्ट हैं और वो जहाँ तक पहुँचे हुए हैं मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। वर्ल्ड के जो टॉप 10 अभी आर्टिस्ट हैं, कुछ बहुत फेमस है जैसे अनीस कपूर, और भी कुछ आर्टिस्ट हैं डेमियन हिस्ट वगैरह जो फॉरेन आर्टिस्ट है। मैं उनको एज ए इंस्पिरेशन की तरह मानता हूँ। बट मुझे लगता है कि उनको देखते हुए उनका जो आर्ट का एक जर्नी है वो एक इंस्पायरिंग है, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ। बट फिर मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में जो क्राउड और जो एक इन्वायरमेंटली जो चीज़ें थी वो देखा मैंने। और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, दिल्ली आया, दिल्ली में जब रहना शुरू किया, तो वो जो डॉग सीरीज़ थे, वो डॉग सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती चली गई, और इंस्पिरेशन भी जो थे वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और उसके साथ साथ मेरे आर्ट वर्क में वो चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज और एक कॉन्सेप्ट वाइज भी मैं देखता चला गया।
मेरे जो प्रोजेक्ट हैं, फ़िलहाल मैं मुंबई बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट मैं शुरू किया हूँ, जो बेसिकली पेंटिंग, ड्राइंग्स और मिक्स मीडिया को लेके मैं काम कर रहा हूँ। अभी एक रेसिडेंसी मैंने कंप्लीट किया मुंबई में, जो आपरे आर्ट हाउस रेसिडेंसी नाम करके है। वहाँ पे 2 मंथ रेसिडेंसी था और 2 मंथ में मैं कोशिश किया कि कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और जो एक मैं स्लम और जो इन्वायरमेंट क्राइसिस, जियोग्राफिकल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस को लेके मैं जो काम करता हूँ, मैं कुछ सिटीज़ को लेके मैं बेसिकली काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो प्रभावित करते हैं एक ह्यूमैनिटी को या नेचर को, या फिर कह सकते हैं कि एनिमल फॉर्म को। तो कैसे चीज़ें डे टू डे चेंज हो रही हैं और कैसे ग्रो हो रही हैं सिटीज़, और जो अर्बन है या फिर कह सकते हैं जो स्लम एरिया है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही हैं, और वहाँ की जो ज़रूरतें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। जो हमारा मटेरियलाइजेशन जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरे चीज़ों में। तो मैं मुंबई से कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दिल्ली और बाकी और भी जो सिटीज़ हैं वहाँ की जो एक इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसको मैं कैप्चर करके अपने काम के थ्रू अपकमिंग प्रोजेक्ट में मैं कोशिश है जारी है, और जो मेरे थॉट प्रोसेस है उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ अभी। और मेरे जो अभी काम है वो ज़्यादातर पेंटिंग, ड्राइंग्स और मिक्स मीडिया जो है उसी में मैं काम को कर रहा हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ मैं अपने दोस्तों से, कि मैं जिस तरह से शुरुआत किया, जहाँ से शुरुआत किया, यहाँ तक आने के लिए ना बहुत कुछ देखना और सीखने के लिए मिला मुझे। बट मैं कुछ शुरुआत ऐसे भी किए जो मुझे पता नहीं था कि यहाँ तक भी आ सकता था। चाहे वो हमारे फादर के शॉप पे रहने से बात हो, चाहे वो स्कूलिंग की बात हो। स्कूल में भी जैसे रहता था तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं स्कूल में भी कभी टॉप कर सकता हूँ, या फिर कभी सोचा नहीं था कि अपने क्लास वालों के साथ मैं कभी भी कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा से ही खुले मिजाज का ही था, बट किसी से कुछ भी बात करने से मैं बहुत डरता था। और डर इसलिए भी होता था कि लोग क्या सोचेंगे, फिर दूसरा बंदा क्या सोचेगा, या फिर जो मेरा दोस्त है वो कैसे मुझे देखेगा। तो हमेशा से ही ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती रही हैं। पर मैं उस चीज़ को भी, जो सामने वाले का जो सोच है उस सोच को भी बदलने का कोशिश किया। और स्कूल में जो टीचर से मुझे हमेशा डर लगता था कि वो टीचर मुझे पीटेंगे, मैं कुछ कह दिया, या फिर वो दोस्त मुझे क्या कहेगा, और जो मेरे सीनियर थे स्कूल में वो क्या कहेंगे। वो हमेशा से ही वो कहने और सुनने का जो एक डर होता था वो हमेशा मेरे साथ रहा है। पर मैं जैसे जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास ऐसे जाता रहा, तो वो डर को भी मैं अपने आप को कोशिश किया कि वो ख़त्म करूं। क्योंकि जब वो डर नहीं रहेगा ना तभी मैं कुछ सीख सकता हूं, और कुछ सीखना है तो दूसरों से बात करना पड़ेगा, और बात करने के लिए आपको खुद को पुश करना पड़ेगा हमेशा आगे बढ़ने के लिए। और हमेशा आपके सामने वाला या फिर आपके पास जो लोग हैं उनके अंदर कुछ ऐसी खास बातें होती हैं ना जो आपको सीखनी चाहिए। वो सीख आपको जहाँ तक लेके जा सकती है ना, शायद वो आपके अंदर जो छुपी हुई जो टैलेंट है या छुपा हुआ जो एक आर्ट है वो चीज़ अलग तरीके से ही निकल के है। मेरे लिए सोचना, एक आर्ट बनाना, आज मैं जिस तरह से आर्ट करता हूँ, आज जिस तरह से मैं दुनिया को देखने की कोशिश करता हूँ, शायद उसी का नतीजा है कि लोगों ने वो मुझे एक नज़रिया दिया है दुनिया को देखने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि वो नज़रिया दिया है एक किसी भी मोमेंट को कैप्चर करने के लिए। मैं कभी भी
कुछ भी कैमरे का यूज नहीं करता हूँ, या फिर कैमरे का किसी भी एंगल देखने के लिए मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं अपने दिमाग को ही ऐसे 3D मॉडल की तरह यूज करता हूँ कि वो सारी चीज़ें मेरे में आ जाती हैं। पर ये सारी चीज़ें हमेशा सीनियर्स ने ही मुझे बताया कि तुम किसी चीज़ को भी इस तरह से देखोगे तो सारी चीज़ें तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगी। फिर स्कूलिंग के बाद जो टीचर्स थे उन्होंने जो सिखाया, और जिनके घर जाने में भी कभी सारे लड़कों का डर लगता था, वो टीचर मुझे घर बुला के बताते थे, बुक्स देते थे कि लो पढ़ो, ये देखो इसमें अलग चीज़ें दिया है, ये पढ़ो, ये इसमें कुछ अलग चीज़ें दिया है। तो वो पढ़ना लिखना, टीचर्स के साथ एक दोस्त की तरह एक रिलेशनशिप डेवलप करना, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद जैसे मैं BHU में आया, तो BHU में भी टीचर्स ऐसे थे जो एक शब्द ही उनका बहुत कुछ सिखाने के लिए हो जाता था, बट वो शब्द कहने के बाद जो दोस्त अलग अलग तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करते थे, अलग अलग तरीके से जो उसको एक विजुअलाइज करते थे, वो दोस्त का जो एक विजुअलाइजेशन था वो काफ़ी डिफरेंट होते थे। हर एक दोस्त का अलग अलग नज़रिया होता था, तो मैं हमेशा उनके साथ रह के वो चीज़ सीखने की कोशिश करता था। मेरा इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर था। BHU में जब था, कोई एप्लीकेशन भी लिखने के लिए मैं दोस्त को बोलता था कि यार एप्लीकेशन लिख दो, मुझे कहीं जाना है, तो वो हमेशा मुझे हेल्प करते थे। बट वो हेल्प के साथ साथ मुझे एक टीच भी करते थे, बताते भी थे कि तुम्हें ये सब चीज़ें करना चाहिए, या तुम्हें ये सब चीज़ें करना आना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, बट वो वहीं तक शुरू नहीं हुआ। वो एप्लीकेशन लिखना एक बस शुरुआत था। हम आज जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिखते हैं, प्रपोजल लिखते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं से उठ के आई हैं। वही चीज़ हमें सिखाया हुआ है कि ऐसे सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो बहुत कुछ है जो हम दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों से जान सकते हैं। आपका जो इनर एक आर्ट है, जो इनर एक फीलिंग्स है, उसको हम जागृत कर सकते हैं। और हमेशा अपने आप को सीखने के काबिल बनाइए, क्योंकि जब हम सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं ना, तो हर एक मोमेंट वो आपको सिखाता है। हर एक जगह, हर एक स्थान होता है या नेचर होता है, वो आपको सिखाता है, एक मैसेज देता है। तो ये जर्नी है, वो हमेशा चलती ही रहती है। और मेरे कहने का बस यही था कि हम जब अपना जो देखने का नज़रिया है उसको हमेशा एक एकाग्र करके कुछ सीखें, तो कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और मैं जहाँ तक अभी काम करता हूँ, वहाँ तक आप भी कर सकते हो, और एक तरह से आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हो, अगर आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा हो, या फिर आप सीखने की चाहत रखते हो तो। मेरे लिए जो आर्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि लाइफ का एक पार्ट है। मतलब कि जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं ना, वैसे आर्ट है एक। ये नॉर्मल नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मेरे लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये आर्ट को देने के लिए बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, और बहुत लोगों ने मुझे पुश किया है यहाँ तक आने के लिए। और ये जो मेरा आर्ट का जो जर्नी है, वो कहाँ जाके ख़त्म होगा ये मुझे नहीं पता, बट जहाँ से शुरुआत है वो काफ़ी मेरे लिए इंस्पायरिंग रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। मैं कभी नॉर्मल वे में नहीं कह सकता कि आर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आर्ट मेरे लिए एक इंस्पायरिंग भी है, और एक तरह से इन्फ्लुएंस भी मुझे हमेशा करता है। मैं थकता भी हूँ, और मतलब मन करता है कि यार छोड़ो, अभी रहने देते हैं, फिर वो फिर से उठाता है, फिर से वो काम करने के लिए इंकरेज करता है कि नहीं, फिर से काम करना शुरू करो। जो लोग मुझे चीज़ों को बताते हैं या समझाते हैं, मैं उसको अपने नज़रिए से भी देखने की कोशिश करता हूँ। और एक जो हर एक एलिमेंट का एक इम्पोर्टेंस जो होता है, हर एक जो मटेरियल का जो इम्पोर्टेंट होता है, हर एक जिससे मैं मिलता हूँ उसका आर्ट का बारे में क्या नज़रिया है वो भी मैं देखता हूँ। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इग्नोर कर देता हूँ। नहीं, ये जो मेरा लाइफ है ना, या फिर जो मैं देखता हूँ, जो मैं जीता हूँ, वो एक सबसे बड़ा आर्ट है। इसके सिवा मुझे नहीं लगता कि कोई आर्ट मेरे लिए होगा। मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वो कोई स्थान नहीं है, या फिर
कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो सभी लोग कोई पहुंचा हुआ हो। एक मेरा इनर थिंकिंग है कि मुझे दुनिया घूमना है, और दुनिया घूमना है तो उसका क्या जरिया हो सकता है कि दुनिया कैसे घुमा जा सके। मैं ऐसा फील होता है कि मेरा जो आर्ट है ना, मेरा जो मेरे अंदर की जो कला है वो मुझे दुनिया घुमा सकता है। और मेरे लिए वो एक मंजिल नहीं है, और ना ही मैं कभी सोचता हूँ कि एक जगह जाके वहीं पे रुक जाऊँ या फिर वहाँ से वहाँ पहुँच के फिर दूसरा जगह शुरू कर दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ मेरा आर्ट वहाँ पहुँचे, या फिर मैं आर्ट के ज़रिए मैं वहाँ पहुँचूँ। तो बस मैं इतना ही छोटा सा एक सोच है मेरे आर्ट के साथ कि मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ या फिर देखूँगा अपने आर्ट के ज़रिए। एज ए आर्टिस्ट मैं देखूं तो चाइब्रेरी का जो प्लेटफॉर्म है बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैं जब चाइब्रेरी का चैनल देखना शुरू किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में जानना, उसके जर्नी के बारे में जानना, उसका जो एक अलग नज़रिया है आर्टिस्ट को देखने का या फिर आर्टिस्ट को प्रेजेंट करने का, वो काफ़ी डिफरेंट है। और हम जब भी आर्टिस्ट को चाइब्रेरी पे देखते हैं तो एक अलग कनेक्शन फील होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये चाइब्रेरी हमेशा नए नए आर्टिस्ट को इस प्लेटफॉर्म पे लाए, इंट्रोड्यूस करवाए, लोग इन्हें देख के इंस्पायर हो और आर्ट के फील्ड में अपना जो मूवमेंट है और अधिक करें। और जो यंग आर्टिस्ट हैं जो अभी स्टडी पीरियड में है या कॉलेज में है, वो एक इंस्पायरिंग होके अपना काम को और बेहतर बनाएंगे चाइब्रेरी के थ्रू। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आशा है कि आप मेरे आर्ट जर्नी को पूरा देखा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखे भी होंगे। और आप प्लीज़ चाइब्रेरी को सपोर्ट दें और हमेशा इसके साथ बने रहें। चाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म को हमेशा अपना प्यार दें। इसके साथ ही चाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।